नमस्कार। आज हम AWS लैम्ब्डा की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग की नींव, ये लैम्ब्डा आखिर है क्या, कैसे काम करता है और क्या सच में डेवलपर्स इसकी मदद से सर्वर मैनेजमेंट की चिंता बिल्कुल भूल सकते हैं। चलिए इसी सवाल के जवाब ढूंढते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है, बिल्कुल। लैम्ब्डा वो असल में AWS की एक सर्वरलेस कंप्यूट सेवा है। सर्वरलेस का मतलब ये नहीं कि सर्वर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आपको, मतलब डेवलपर को, उन सर्वरों को मैनेज करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। न EC2 इंस्टेंस बनाने की, न स्केलिंग ग्रुप्स कॉन्फ़िगर करने की, कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब फोकस पूरी तरह से कोड लिखने पर शिफ्ट हो जाता है। और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट वो सब AWS की जिम्मेदारी। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। आप बस अपना कोड, जिसे यहाँ फंक्शन कहते हैं, वो अपलोड करते हैं और AWS फिर उसे चलाने के लिए जो भी ज़रूरी कंप्यूटिंग रिसोर्स है वो तैयार करता है, लोड के हिसाब से उसे ऑटोमेटिकली स्केल करता है, चलाता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो बंद भी कर देता है, सब कुछ बैकग्राउंड में। तो फिर ये जो परंपरागत तरीके हैं जैसे EC2 इंस्टेंस चलाना या कंटेनर्स, उनसे ये अलग कैसे है? मतलब क्या खास बातें हैं लैम्ब्डा की? हाँ, कई मुख्य अंतर हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी बात है इवेंट संचालित निष्पादन, इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन। लैम्ब्डा फंक्शंस अपने आप नहीं चलते रहते। ये किसी घटना या जिसे इवेंट कहते हैं उसके जवाब में ट्रिगर होते हैं। सोचिए जैसे S3 बकेट में कोई नई फाइल आई, या DynamoDB टेबल में कुछ डेटा बदला, या किसी ने आपके API को कॉल किया। अच्छा, तो ये हमेशा ऑन मोड में नहीं रहता, बस जरूरत पड़ने पर ही एक्टिव होता है। सही कहा। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, अल्पकालिक निष्पादन, शॉर्ट लिव्ड एग्जीक्यूशन। ये फंक्शन क्या कहते हैं, लंबे समय तक चलने वाले कामों के लिए नहीं बने हैं। हर बार जब ये ट्रिगर होते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक ही चल सकते हैं। उसके बाद AWS इन्हें बंद कर देता है। 15 मिनट। ये कई कामों के लिए तो काफी होगा, पर शायद सबके लिए नहीं। और एक और बात मैंने सुनी थी, ये स्टेटलेस होता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, स्टेटलेस। इसका मतलब है कि हर बार जब लैम्ब्डा फंक्शन चलता है वो एक बिल्कुल नई, एकदम साफ शुरुआत करता है। उसे पिछली बार चलने की कोई याद नहीं होती, कोई मेमोरी, कोई डेटा वो अपने पास नहीं रखता रन के बीच में। लेकिन अगर हमें पिछली जानकारी या स्टेट की जरूरत हो तो, मान लीजिए कोई यूजर सेशन है या शॉपिंग कार्ट जैसी चीजें, तब क्या? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही स्टेटलेस होने का असर दिखता है। आपको स्टेट मैनेज करने के लिए फिर बाहरी सेवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे DynamoDB डेटाबेस हो गया, या S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज, या इलास्टिक कैश। इसकी वजह से लैम्ब्डा आपको एक तरह से मजबूर करता है कि आप अपने एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर ऐसा बनाएं जहां स्टेट और लॉजिक अलग-अलग हो। वैसे कई लोग मानते हैं कि ये असल में अच्छी डिज़ाइन प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है, जिससे सिस्टम ज़्यादा मजबूत और स्केलेबल बनता है। हालांकि हाँ, ये सच है कि शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। समझ गया। तो स्टेटलेस होना एक तरह की सीमा भी है और एक डिजाइन पैटर्न भी। अच्छा, और क्या खास है इसमें? स्वचालित स्केलिंग, ऑटोमेटिक स्केलिंग, ये बहुत कमाल की चीज़ है। आपको स्केलिंग के नियम वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अचानक हज़ारों रिक्वेस्ट आ जाएं, लैम्ब्डा अपने आप उतनी कॉपीज़ चला देगा जितनी ज़रूरत है। और जैसे ही लोड कम होगा, वो फालतू कॉपीज़ बंद हो जाएंगी। और आखिर में पे पर यूज़ प्राइसिंग। आप सिर्फ उतने ही समय के लिए पैसे देते हैं जितने मिलीसेकंड आपका कोड चला। अगर कोड नहीं चल रहा तो कोई खर्चा नहीं, ज़ीरो। मिलीसेकंड तक? अरे वाह, ये तो वाकई बहुत ही बारीक हिसाब है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये जो इवेंट ड्रिवन वाला सिस्टम है, ये असल में काम कैसे करता है? कोई उदाहरण दे सकती है? जरूर, बिल्कुल। एक आम इस्तेमाल देखते हैं। मान लीजिए आप एक फोटो शेयरिंग ऐप बना रहे हैं। एक कोई यूजर ऐप से एक तस्वीर S3 बकेट में अपलोड करता है। 2, S3 में ये जो नई फाइल अपलोड हुई, ये इवेंट आपके लैम्ब्डा फंक्शन को ट्रिगर कर देता है। आपने लैम्ब्डा को पहले ही बता रखा होता है कि इस S3 बकेट में फाइल आने पर उसे चलना है। 3, अब लैम्ब्डा फंक्शन आपका लिखा हुआ कोड चलाता है। शायद ये कोड तस्वीर का साइज बदलकर थंबनेल बनाता है या उस पर वाटरमार्क लगाता है, कुछ भी।
4. प्रोसेसिंग के बाद लैम्डा उस नई तस्वीर या थंबनेल को वापस S3 की किसी दूसरी बकेट में सेव कर देता है। और इस पूरी प्रक्रिया में आपको ये सोचना ही नहीं पड़ा कि कितने सर्वर चाहिए होंगे, लोड कैसे हैंडल होगा, OS अपडेट कब करना है, वगैरह वगैरह। अच्छा, और ये सिर्फ S3 के साथ ही काम करता है या और भी सर्विसेज हैं जो इसे ट्रिगर कर सकती हैं? मान लीजिए मुझे हर रात कोई डेटाबेस क्लीनअप जॉब चलानी हो या कोई API कॉल आने पर कुछ काम करना हो। नहीं, सिर्फ S3 नहीं, बहुत सारी AWS सेवाएं लैम्डा को ट्रिगर कर सकती हैं। S3 जैसा हमने देखा, ऑब्जेक्ट बढ़ने, बदलने या डिलीट होने पर ये बहुत कॉमन है। DynamoDB स्ट्रीम्स, जब टेबल में डेटा बदलता है, नया आइटम आया, अपडेट हुआ, डिलीट हुआ, डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन के लिए ये बहुत उपयोगी है। Amazon API गेटवे, ये सर्वरलेस API बनाने का सबसे आम तरीका है। कोई HTTP रिक्वेस्ट आती है, API गेटवे उसे लैम्डा को फॉरवर्ड कर देता है। Amazon इवेंट ब्रिज, जिसे पहले क्लाउड वॉच इवेंट्स कहते थे, ये शेड्यूल्ड कामों के लिए बढ़िया है। जैसे आपने कहा, हर रात डेटाबेस क्लीनअप या हर घंटे रिपोर्ट बनाना, बिल्कुल क्रॉन जॉब की तरह काम करता है। SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, कोई मैसेज SNS टॉपिक पर पब्लिश होता है तो वो लैम्डा को ट्रिगर कर सकता है। SQS सिंपल क्यू सर्विस, अगर आपके पास बहुत सारे काम हैं जिन्हें लाइन में लगाकर एक-एक करके प्रोसेस करना है तो SQS क्यू से मैसेज लेकर लैम्डा उन्हें प्रोसेस कर सकता है। ये सिस्टम को डिकपल करने में भी बहुत मदद करता है। मतलब सिस्टम के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे पर सीधे निर्भर नहीं रहते। इससे सिस्टम ज़्यादा लचीला बनता है। ये जानना कि तो ऐसी सेवा लैम्डा को शुरू कर सकती है, ये आर्किटेक्चर बनाते समय वाकई मददगार होगा। अच्छा, अब मान लीजिए हमने तय कर लिया कि भाई लैम्डा इस्तेमाल करना है। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें क्या-क्या सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, क्या-क्या बताना पड़ता है? हाँ, कुछ ज़रूरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपको सेट करनी होती हैं। पहला है रन टाइम। आपको बताना होता है कि आपका कोड किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा है। पाइथन, नोड.js, जावा, गो, C#, रूबी वगैरह। AWS कई स्टैंडर्ड रन टाइम देता है। और अगर आपको कुछ खास चाहिए, मान लीजिए कोई ऐसी लाइब्रेरी या भाषा इस्तेमाल करनी है जो स्टैंडर्ड रन टाइम में नहीं है, तो आप कंटेनर इमेज का इस्तेमाल करके अपना कस्टम रन टाइम भी बना सकते हैं। दूसरा है हैंडलर। ये आपके कोड के अंदर उस फंक्शन या मेथड का नाम है जहां से लैम्डा एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। समझिए, ये आपके कोड का एंट्री पॉइंट है। फिर है मेमोरी आवंटन। आप तय करते हैं कि फंक्शन को कितनी रैम देनी है, 128 MB से लेकर 10 GB तक। और ख़ास बात यह है कि ज़्यादा मेमोरी देने से आपको आनुपातिक रूप से ज़्यादा CPU पावर भी मिलती है। तो अगर आपका कोड CPU इंटेंसिव है तो मेमोरी बढ़ाना उसे तेज़ करने का एक तरीका हो सकता है। फिर आता है टाइम आउट। आप बताते हैं कि फंक्शन अधिकतम कितनी देर चल सकता है, 1 सेकंड से लेकर वही 15 मिनट तक। अगर इससे ज़्यादा समय लगता है तो लैम्डा उसे बंद कर देगा। और सबसे ज़रूरी IAM रोल, एग्जीक्यूशन रोल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो सुना है। हाँ, तो आपकी लैम्डा फंक्शन को दूसरी AWS सेवाओं को इस्तेमाल करने की परमिशन चाहिए होती है, जैसे S3 से फाइल पढ़ने या DynamoDB में लिखने की। ये परमिशन एक IAM रोल के जरिए दी जाती है जो फंक्शन से जुड़ा होता है। अच्छा, ये IAM रोल वाली बात जरूर ध्यान रखनी होगी। मुझे लगता है कई बार शायद यहीं गड़बड़ होती होगी, है ना? बिल्कुल। यहाँ जो आकर्षक है वो ये है कि डेवलपर्स को अक्सर ये समस्या आती है कि उनका लैम्डा फंक्शन S3 या DynamoDB को एक्सेस नहीं कर पा रहा। और फिर जांच करने पर पता चलता है कि फंक्शन से जुड़े IAM एग्जीक्यूशन रोल में ज़रूरी परमिशन ही नहीं दी गई थी। इसे डीबग करते समय हमेशा सबसे पहले चेक करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है। अब आते हैं पैसे पर। आपने कहा पे पर यूज, तो इसका बिल कैसे बनता है? क्या ये हमेशा सस्ता ही पड़ता है? लैम्डा का बिल, जैसा मैंने कहा, 2 मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है। एक, अनुरोधों की संख्या, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स। आपका फंक्शन जितनी बार ट्रिगर होता है, यानी जितनी बार चलता है। अच्छी खबर यह है कि AWS हर महीने पहले 1 मिलियन अनुरोध मुफ्त देता है। उसके बाद प्रति मिलियन अनुरोधों का एक बहुत छोटा सा चार्ज लगता है। 2, अवधि, ड्यूरेशन और मेमोरी। आपका कोड कितने समय तक चला, मिलीसेकंड में मापा जाता है, और उसे कितनी मेमोरी आवंटित थी, GB में। इन दोनों को गुणा करके GB सेकंड में कंप्यूट टाइम निकाला जाता है और उसके हिसाब से चार्ज लगता है। तो कुल लागत इज इक्वल टू अनुरोधों का चार्ज प्लस कंप्यूट टाइम GB सेकंड का चार्ज। इसे समझने के लिए शायद वो टैक्सी वाला उदाहरण सही रहेगा।
अपनी कार EC2 खरीदने और मेंटेन करने की बजाय आप सिर्फ राइड लैम्डा एग्जीक्यूशन के लिए भुगतान करते हैं, और वो भी दूरी मतलब समय और गाड़ी के साइज मेमोरी के हिसाब से। बेहतरीन उपमा है, बिल्कुल सही। ये उन कामों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जहां ट्रैफिक बहुत ऊपर नीचे होता है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल होता है। जब कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही तो आपका कोई खर्चा नहीं, जीरो कॉस्ट। लेकिन हाँ, अगर आपका काम लगातार 24/7 चलता है और लोड भी काफी हद तक स्थिर रहता है, तो शायद एक समर्पित EC2 इंस्टेंस सस्ता पड़ सकता है। तो हमेशा सस्ता कहना सही नहीं होगा, ये आपके वर्कलोड पर निर्भर करता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि कब ये ज्यादा फायदेमंद है और कब नहीं। अच्छा, अब हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि लैम्डा अकेला नहीं चलता, ये अक्सर बड़े सिस्टम का एक हिस्सा होता है। तो ये बाकी AWS सेवाओं के साथ कैसे जुड़ता है आमतौर पर? हाँ, लैम्डा की असली ताकत अक्सर दूसरी सेवाओं के साथ मिलकर ही सामने आती है। कुछ बहुत ही आम पैटर्न हैं जो देखने को मिलते हैं। API गेटवे प्लस लैम्डा प्लस DynamoDB। ये सर्वरलेस वेब एप्लीकेशंस या API बैकएंड बनाने का क्लासिक सबसे पॉपुलर तरीका है। API गेटवे बाहर से आने वाले HTTP रिक्वेस्ट लेता है, लैम्डा आपका बिजनेस लॉजिक चलाता है और DynamoDB डेटा स्टोर करता है। स्केलेबल वेब बैकएंड बनाने के लिए ये बहुत ही कारगर है। S3 प्लस लैम्डा प्लस Amazon रिकॉग्निशन, इमेज या वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन के लिए ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है। S3 में फाइल आई, लैम्डा चला, उसने रिकॉग्निशन सर्विस से इमेज एनालिसिस करवाया, जैसे चेहरे पहचानना या ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना, और नतीजा कहीं स्टोर कर दिया। इवेंट ब्रिज प्लस लैम्डा, जैसा हमने पहले बात की, शेड्यूल टास्क या इवेंट आधारित ऑटोमेशन के लिए। मान लीजिए किसी और AWS सेवा में कुछ होता है, जैसे कोई EC2 इंस्टेंस बंद हुआ, इवेंट ब्रिज उसे पकड़कर लैम्डा को चला सकता है ताकि कोई एक्शन लिया जा सके, जैसे नोटिफिकेशन भेजना। SQS SNS प्लस लैम्डा। डीकपल सिस्टम्स बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है, जहां सिस्टम के हिस्से सीधे बात करने के बजाय मैसेज क्यू या टॉपिक के जरिए जुड़े होते हैं। इससे सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद बनता है। अगर मान लीजिए लैम्डा प्रोसेसर थोड़ी देर के लिए डाउन भी हो जाए, तो मैसेज SQS क्यू में सुरक्षित रहेंगे और बाद में प्रोसेस हो जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को सर्वर मैनेज किए बिना लॉजिक चलाना है जो अपने आप स्केल भी हो सके, तो लैम्डा अक्सर किसी न किसी कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता ही है। पर क्या ये वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को आसान बना देता है, या फिर ये अपनी तरह की नई जटिलताएं ले आता है? थोड़ी मिली-जुली बात है। ये सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम की चिंता, पैचिंग, स्केलिंग, कॉन्फ़िगरेशन जैसी कई चीज़ों को हटा देता है, जो यकीनन एक बड़ी राहत है डेवलपर्स के लिए। लेकिन ये नई चीज़ें भी लाता है, जैसे आपको स्टेट मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, कोल्ड स्टार्ट को समझना और हैंडल करना होता है, IAM परमिशन ठीक से सेट करनी पड़ती हैं, और कभी-कभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डीबगिंग थोड़ी अलग या मुश्किल हो सकती है। तो ये मैनेजमेंट का फोकस बदल देता है, उसे पूरी तरह खत्म नहीं करता। ये एक संतुलित नजरिया है। अब इससे पहले कि हम खत्म करें, क्या लैम्डा की कोई सीमाएं या कमियां हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है? हाँ, कुछ सीमाएं हैं और कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल, टाइम आउट, जैसा हमने कहा, 15 मिनट की सीमा। अगर आपका काम इससे ज्यादा समय लेता है, सोचिए कोई लंबी वीडियो प्रोसेसिंग है या बड़े डेटा सेट पर मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है, तो लैम्डा सही विकल्प नहीं है। उसके लिए EC2, ECS, फारगेट या AWS बैच जैसी सेवाएं बेहतर है। डिप्लॉयमेंट पैकेज साइज, अगर आप कोड को सीधे जिप फाइल में अपलोड करते हैं, तो वो साइज में 50 MB जिप्ड से बड़ी नहीं हो सकती, अनजिप्ड होकर 250 MB। अगर आपकी बहुत सारी बड़ी लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज हैं, तो ये सीमा एक दिक्कत बन सकती है। हालांकि कंटेनर इमेज इस्तेमाल करके इस सीमा को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। आजकल वो ऑप्शन भी है। समवर्ती सीमा, कंकरेंसी लिमिट, एक AWS अकाउंट में एक रीजन में एक साथ कितने लैम्डा फंक्शन चल सकते हैं, इसकी एक डिफॉल्ट सीमा होती है। आमतौर पर ये 1000 होती है। अगर आपको इससे ज्यादा की जरूरत है, तो आपको AWS से रिक्वेस्ट करके ये सीमा बढ़वानी पड़ती है। और कोल्ड स्टार्ट्स, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर काफी बात होती है। कोल्ड स्टार्ट, अगर आपका फंक्शन काफी देर से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो अगली बार जब उसे कॉल किया जाएगा, तो उसे शुरू होने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। ये कुछ 100 मिलीसेकंड से लेकर कुछ सेकंड तक भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि AWS को बैकग्राउंड में उसके लिए एनवायरनमेंट, मतलब वो कंटेनर तैयार करना पड़ता है। तो ये कोल्ड स्टार्ट वाली बात
क्या ये कभी-कभी यूजर एक्सपीरियंस के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है, खासकर अगर कोई एपीआई है जिसे बहुत तेजी से जवाब की उम्मीद हो? हाँ, बिल्कुल बन सकती है। उन एप्लीकेशनों के लिए जहां बहुत कम लेटेंसी यानी बहुत तेज प्रतिक्रिया जरूरी है, कोल्ड स्टार्ट एक चुनौती हो सकता है। हालांकि AWS में इसे कम करने के लिए कई तरीके दिए हैं। एक है प्रोविजन्ड कॉन्करेंसी। इसमें आप पहले से कुछ फंक्शन इंस्टेंस तैयार रख सकते हैं ताकि वो हमेशा गर्म रहें। लेकिन जाहिर है इसका अलग से चार्ज लगता है क्योंकि वो इंस्टेंस लगातार चल रहे होते हैं, भले ही रिक्वेस्ट ना आ रही हो। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, पूरी तरह पे पर यूज मॉडल की बचत बनाम लगातार तेज प्रतिक्रिया समय। समझ गया। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो मुख्य बातें क्या होंगी? लैम्डा के बारे में क्या याद रखना चाहिए? बिल्कुल, संक्षेप में मुख्य बातें ये हैं। लैम्डा सर्वरलेस है, मतलब आपको सर्वर मैनेज नहीं करने। ये इवेंट ड्रिवन है, किसी घटना के होने पर ही चलता है। एक बार में अधिकतम 15 मिनट तक चल सकता है। स्टेटलेस है, हर बार नई शुरुआत करता है, पिछली जानकारी याद नहीं रखता है। ऑटोमेटिकली स्केल होता है, लोड के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। पेमेंट रिक्वेस्ट की संख्या प्लस कंप्यूट टाइम GB सेकंड पर आधारित है और पहले 1 मिलियन रिक्वेस्ट हर महीने फ्री हैं। दूसरी AWS सेवाओं को एक्सेस करने के लिए IAM रोल बहुत जरूरी है। आर्म ट्रिगर है S3, API गेटवे, DynamoDB स्ट्रीम्स, इवेंट ब्रिज, SQS, SNS। कोल्ड स्टार्ट एक पहलू है जो लेटेंसी पर असर डाल सकता है, खासकर कम इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस के लिए, और ये लंबे समय तक चलने वाले कामों के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत बढ़िया। ये लैम्डा की काफी साफ तस्वीर पेश करता है, उसकी ताकतें भी और सीमाएं भी। तो AWS लैम्डा पर इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। हमने अपने स्रोतों के आधार पर देखा कि ये कैसे काम करता है और क्यों ये सर्वरलेस की दुनिया में इतना अहम माना जाता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि एप्लीकेशन कैसे बनाएं और डिप्लॉय किए जाएं आजकल। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। ये जो सर्वरलेस कंप्यूटिंग मॉडल है, ये व्यवसायों के लिए, खासकर उन बिजनेस के लिए जहां डिमांड बहुत अप्रत्याशित रूप से बदलती है, इनोवेशन और लागत बचाने के कितने नए दरवाजे खोल सकता है, और ये भविष्य में हमारे एप्लीकेशन डिजाइन करने के तरीके को और कैसे बदलेगा, इस पर सोचिएगा जरूर।